यस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुशवाहा। आज दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता में पतन काल देखेंगे जो 1900 से लेके 1750 बीसी तक का है। और इसके बाद इसी वीडियो में हम एक एक करके लोथल, मोहनजोदड़ो, जहाँ जहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पतन काल। पतन काल की बात करें तो पतन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण थे। मतलब कि अब ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो हुआ है, सबके अलग अलग तर्क हैं। सभी ने अलग अलग तरीके से तर्क दिए हैं। पहला है बाढ़ आने से इनका पतन हुआ है। मतलब चले तो देखो, बाढ़ आने से किन किन लोगों ने कहा है। जॉन मार्शल ने कहा है बाढ़ से बचने के लिए कहीं और गए हैं। कहाँ गए हैं ये नहीं पता, लेकिन ये नदियों के किनारे रहते थे तो बाढ़ बार बार आ जाती थी और ये हमेशा जगह बदल लेते थे, लेकिन रहते थे नदी के किनारे। तो बाढ़ आने से इनका पतन हुआ है। फिर मेके साहेब ने भी यही कहा है और एस आर राव ने, किन्होंने कहा है, एस आर राव ने भी यही चीज कहा है कि बाढ़ आने से इनका पतन हुआ है। ठीक है। दूसरा है नदी मार्ग में परिवर्तन की वजह से। मतलब नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और इनके जितने भी घर वगैरह थे वो सब नदी के बहाव में बह गए या फिर दब गए। तो माधव स्वरूप वस्त, जिसे हम MS वस्त कहते हैं, और जॉर्ज डेल्स, ये दो लोगों ने कहा है कि नदी मार्ग के परिवर्तन के वजह से इन सिंधु घाटी या हड़प्पा का पतन हुआ है। फिर तीसरा है भूकंप, विवर्तनिक, मतलब भूकंप की वजह से इनका पतन हुआ है। RL राइकस ने कहा है कि भूकंप की वजह से इनका पतन हुआ है। याद रखिएगा, इन सब का नाम याद रखना है आपको। फिर बाद में है सूखा या वाधिक सुक्कता, मतलब कि अकाल पड़ने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से ये सभ्यता का पतन हुआ है। तो DP अग्रवाल ने ये कहा है। देखिए, जितने भी लोगों ने अपने अपने हिसाब से कहा गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आगे है परिस्थितिकी असंतुलन या अर्थव्यवस्था की वजह से इनका पतन हुआ है। ठीक है। तो ये किन्होंने कहा है? फेयर सर्विस ने। तो पतन के लिए सभी ने, बाढ़ आने से हुआ है पतन, नदी मार्ग बदलने से, भूकंप से, सूखा से, परिवर्तन मतलब अर्थव्यवस्था की वजह से इनका पतन हुआ है। सभी जितने लोगों ने नाम बताए गए हैं वो सबको याद रखना है आपको, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। आगे है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से इनका पतन हो गया है। अमलानंद घोष ने कहा है और ओरल स्ट्राइन, ये दो लोगों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इनका पतन हुआ है। फिर सातवां है प्रशासनिक स्थिरतलन, मतलब कि प्रशासनिक कार्यशैली सही ना होने की वजह से इनका पतन हो गया। मतलब कुछ सालों तक रहा सही से, सैकड़ों सालों तक, और उसके बाद में इनका धीरे धीरे पतन हो गया। ठीक है। प्रशासन का कमजोर होना ये बताया जा रहा है। फिर महामारी फैलना, कि महामारी फैली थी और उस वजह से ये साम्राज्य का पूरा पतन हो गया। कुछ ऐसे मृतक मिले हैं जिनसे पता चलता है कि महामारी फैली थी और उनका पतन हो गया है। तो KUR कैनेडी ने कहा है कि महामारी फैलने से, देखिए हर समय में महामारी आती है और उसमें से कई सारे लोग मर जाते हैं।
ठीक है। तो ये उस समय में ज़्यादातर इंसानों को दफनाया जाता था। उस वजह से इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे मृतक मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उन्हें महामारी हुई थी। ठीक है। पतन के संदर्भ में महत्वपूर्ण कारण इतिहासकार हैविलर द्वारा कहा गया है। ठीक है। पतन के संदर्भ में महत्वपूर्ण कारण इतिहासकार कौन है? हैविलर द्वारा कहा गया है। अब एक सवाल बनता है कि हड़प्पा, क्वेश्चन है एक, हड़प्पा के पतन में कौन इतिहासकार आर्यों की भूमिका स्वीकारता है या तो आर्यों के पतन का कारण मानता है? तो वो है हैविलर साहब। ठीक है। ये एक सवाल याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है इसलिए। तो हड़प्पा के पतन में कौन इतिहासकार? तो हैविलर। और इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगा उसमें पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं तो ऋग्वेद के आधार पर इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। गढ़ को नाश करने वाला कहा गया है। किसे? इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर की कह के पुरंदर कहा गया है। ठीक है। तो साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में। और हर्युपिया, ऋग्वेद में शब्द का उपयोग हुआ है। हर्युपिया, ये साक्ष्य मिलते हैं हमें ऋग्वेद में। ठीक है, ये याद रखिएगा। जिस अन्य इतिहासकारों ने खारिज कर दिया क्योंकि पतन 1750 बीसी में और आर्यों का पतन आगमन 1500 बीसी में है, तो दोनों सभ्यता में 200 वर्ष का समय है। तो जिन लोगों ने कहा था कि आर्यों की वजह से इनका पतन हुआ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जब इनका विध्वंस हो गया, मतलब पतन फिनिश हो गया, उसके बाद कम से कम 200 सालों के बाद आर्यों का भारत में आगमन हुआ है। तो ये समय काल बता रहा है कि आर्यों का और हड़प्पा सभ्यता के लोगों से कोई मेल जोल नहीं है। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं मेन पॉइंट पर। प्रमुख स्थल और संबंधित नदी हैं। तो जो प्रमुख स्थल हैं और उनसे संबंधित नदी हैं उनके बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, मांदा चिनाब नदी के किनारे, दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है। सुतका गेंडोड़ दशक नदी के किनारे, रंगपुर रोजड़ी देसलुपुर भादर नदी के किनारे। ठीक है। फिर लोथल भोगाओ नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी जो मेरठ में है उसके किनारे बसा है, और रोपड़ है सतलज नदी के किनारे। ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख स्थल और प्राप्त अवशेष। यहाँ खास याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा, तो इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा, आपको काम आएगा। हड़प्पा, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा में हमें कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं और उसमें से प्राप्त जो अवशेष हैं हम उनके बारे में देखेंगे। तो प्रथम व्यक्ति जिसने हड़प्पा गांव का दौरा किया वो चार्ल्स मेसन थे। ठीक है। एक याद रखिएगा कि प्रथम कौन व्यक्ति थे जो हड़प्पा गांव का दौरा किया, तो चार्ल्स मेसन थे। बाद में कनिंघम भी गए थे। तो सबसे पहले हड़प्पा में कौन गए थे? चार्ल्स
मेसन। आगे देखते हैं हड़प्पा में ही कि 1856 में कराची टू लाहौर रेलवे लाइन बनाने में ईंट मिली थी। कहाँ से? हड़प्पा से। लेकिन उस समय में जो बार्टन ब्रदर्स है उनको ये पता ही नहीं था कि ये कोई एक सभ्यता की निशानी भी हो सकती है। फिर बाद में 1872 में कनिंधम में सेकेंड टाइम हड़प्पा गांव का दौरा करते हैं कनिंधम, ठीक है। 1921 में पुरातत्विक विभाग के निर्देशक थे जॉन मार्शल, ठीक है। 1921 की बात कर रहे हैं। और उस समय में दयाराम साहनी को खुदाई के लिए कहा गया था। और स्थल पाकिस्तान में सहीवाल जिले में है। याद रखिए हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के सहीवाल जिले में है, ये याद रखिएगा। जो जॉन मार्शल के अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने इसमें खुदाई की थी और जितने भी साक्ष्य मिले हैं, तो देखो कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं इसके बारे में हम देखते हैं। अन्नागार, अनाज रखने का जिसे गोदाम बोलते हैं वो। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान को R37 नाम दिया गया है, तो कब्रिस्तान जो मिला है उसका नाम क्या दिया गया है? R37। फिर एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, क्या हुआ है? एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये एक सवाल कई बार पूछा जा चुका है। कहां से मिला है? हड़प्पा से। उर्वरता का प्रतीक है, ठीक है। क्रास का बना दर्पण, क्रास का बना दर्पण एक मिला है। और कर्मचारी आवास मिला है। मतलब कि कर्मचारी आवास मतलब कि जहां नौकर चाकर, मतलब बड़े जो लोग थे पश्चिमी की तरफ रहते थे, उनके कर्मचारियों के लिए जो कमरा मिलता था वो मिला है, ठीक है। तो हड़प्पा सबसे पहले मिला है। उसके बाद में देखते हैं मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मृतकों की संख्या सबसे ज़्यादा मिली है उस वजह से। 1922 में इस स्थल की खुदाई राखलदास बनर्जी मतलब R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी, ठीक है। जो सेकंड जगह है, ये द्वितीय जगह मतलब सेकंड जगह है, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान के लरकाना पर है मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब यहां से क्या मिला है? महास्नानागार, पुरोहित आवास, महाविद्यालय मतलब, ठीक है। तो महास्नानागार, पुरोहित आवास, कांस की बनी नर्तकी का साक्ष्य, ठीक है। फिर सूती कपड़ा, ईंट बनाने का भट्ठा और सबसे बड़ी ईंट यहीं से मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो जो चीज़ें मिली है उनको याद रखना है, क्योंकि एक वन लाइनर के तौर पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि महास्नानागार, पुरोहित आवास, कांसे के बनी नर्तकी, सूती कपड़ा, ईंट बनाने का भट्ठा और सबसे बड़ी ईंट कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अब आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में काले रंग की चुनड़ी मिली है। खुदाई करने वाले थे वो बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल थे। फिर बीके थापर और अमलानंदन घोष, ये 3 नाम थे, याद रखिएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा जगह है, ठीक है, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। और क्या मिला है वहां से? तो देखो, जुते हुए खेत के साक्ष्य मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंट मतलब ईंट में डिजाइनदार ईंट मिली है। कच्ची ईंट का प्रयोग, ठीक है, कच्ची ईंट का प्रयोग भी कालीबंगा से मिला है हमें। कहां से मिला है? तो कालीबंगा से, ठीक है। ऊंचे चबूतरे में 7 हवन कुंड, कितने? 7 हवन कुंड,
मतलब उस समय में पूजा पाठ में भी मानते थे, लेकिन मंदिर नहीं मिले हैं, ये याद रखिएगा। चना और सरसों एक स्थान उगाने का साक्ष्य मिला है, मतलब एक ही स्थान में चना और सरसों उगाते थे, इसके साक्ष्य मिले हैं। और सार्वजनिक नाली नहीं मिली है। क्या बोला गया है, मतलब पानी बहने की गटर व्यवस्था जो बोलते हैं सार्वजनिक नाली, उसका साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं लोथल में। लोथल की बात करें तो ये लोथल कहाँ है? गुजरात में खंभात। कहाँ पे? गुजरात की खंभात की खाड़ी के पास है। खुदाई करने वाले कौन थे? तो SR राव थे। ठीक है, और क्या मिला है? बंदरगाह, प्राचीनतम, विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह मिला है। मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना मिला है हमें यहां से। और अनाज पीसने की चक्की, अनाज पीसने की चक्की भी हमें यहीं से मिली है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फिर चावल के साक्ष्य भी मिले हैं लोथल से। हाथी दांत के स्केल, हाथी दांत के स्केल मिला है। और कब्र, कब्र के बारे में बताएं तो 2 व्यक्तियों को साथ में दफनाना, युग्म सावधान, मतलब युग्म सावधान की बात करें, ये हमें यहां से मिलते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 5वां नंबर, चन्हू डड़ो। चन्हू डड़ो कहां है? पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खुदाई की है NG मजूमदार। ठीक है, NG मजूमदार। साक्स, खिलौना, मनका बनाने का कारखाना, ये मिले हैं। फिर बाद में सौंदर्य प्रसाधन के सामान, मतलब सौंदर्य प्रसाधन के, सौंदर्य की बात करें तो काजल, कंघी, इत्र, ये चीजें मिली हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना है कि हड़प्पा में साक्र संस्कृति के साक्ष्य कहां से मिले? तो चन्हू डड़ो से। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, याद रखिएगा। अगला है सुरकोतड़ा, जो गुजरात में है। खुदाई करने वाले कौन थे? जगतपति जोशी। साक्ष्य में क्या मिले हैं? तो घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य मिला है। और गोलाकार कब्र मिला है। किस तरह का? गोल आकार का कब्र मिली है, ये याद रखिएगा। छोटा सा 2 ही लाइन में है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात में है। खुदाई करने वाले SR राव। और यहां से एक ही चीज मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चावल के साक्ष्य हमें 2 जगह से मिल गए। आगे देखते हैं रोपड़, पंजाब। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो आप उसे स्पीड बढ़ा के जरूर देख सकते हैं। ये रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। खुदाई किसने की है? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और साक्ष्य में क्या क्या मिला है? तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? रोपड़ से। बुज्र होम में भी मानव के साथ कुत्ते दफनाया गया था। कहां पे? ब्रुज होम में, ये याद रखिएगा। फिर आते हैं धोलावीरा, गुजरात में है। खुदाई करने वाले जगपति जोशी और RS बिस्त हैं। ये 2 लोगों ने खुदाई की है धोलावीरा से। और साक्ष्य में क्या मिलते हैं? तो साक्ष्य में मिलते हैं सबसे बड़ा सैंधव लेख मिला है यहां से। विशिष्ट नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्ट नगर योजना, देखो अभी तक हमने आपको बताया था कि जो नगर योजना है वो 2 तरह थी, लेकिन यहां से धोलावीरा से कितने भाग में मिला है? 3 भागों के घर मिले हैं, 3 तरह से। ठीक है, जल प्रबंधन के अच्छे से करते थे, बांध बनाते थे, मतलब पानी का रख रखाव, पानी वेस्ट ना हो जाए, अच्छी तरह से सबको मिले, उस तरह बांध भी बनाते थे ये लोग। तो पानी का रख रखाव भी बहुत अच्छी तरह
करते थे। कहाँ पे? धोलावीरा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो ये 9 जगह थी जहाँ से हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। कई बार सवाल पूछे जाते हैं, आप वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। हमने पार्ट 3 तक में डिटेल्स बताई हैं और चौथा पार्ट जो आने वाला है वो केवल क्वेश्चन आंसर होगा, जिसे आप एक बार देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सही से पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।